हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड की वैकेंसी भी आ गई है। और आज से, जो कि आज 1 मार्च है, तो आज से हमारा फॉर्म भरने का डेट भी स्टार्ट हो चुका है। सामने आप लोगों को स्क्रीन पे उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन दिख भी रहा होगा, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई किया हुआ है। और आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि पेपर का एप्लीकेशन या पेपर फिलिंग की डेट कब से है, लास्ट डेट कब है, कितनी सीट्स हैं, सिलेबस हमारा क्या है और अप्रोच क्या होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। जो एप्लीकेशन की जो डेट है, दैट इज 1 मार्च। आज से स्टार्ट हो गया है, आज हमारा 1 मार्च है। आज से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है दैट इज 21 मार्च। और जो फी पे करने की डेट है लास्ट, वो भी 21 मार्च है। तो कहने का मतलब है 21 मार्च की रात 11:59 59 सेकेंड तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके पहले आप भर लेंगे। कभी भी लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार आपका जो मनपसंद सेंटर है, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ भरना चाहते हैं, जहाँ पे जाना चाहते हैं, वहां पे नहीं मिलता अगर आप लेट लतीफ भरेंगे। तो कोशिश करें कि फॉर्म आने के, नोटिफाई होने के विद इन अ वीक और 10 डेज आप फॉर्म को अप्लाई कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ डायरेक्शंस हैं ये। वो डायरेक्शंस बड़े कॉमन से हैं कि आपको अपना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, या अगर आप कोई फ्रॉड करेंगे, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छुपाएंगे तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, है ना। इनको बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी लास्ट डेट के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो पेमेंट है, आपको जो फी पे करनी है, वो या तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। इन्हीं के अकॉर्डिंग, अगर इनके थ्रू किसी और मोड में आपने पेमेंट किया है तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी और तरीके से फीस नहीं ली जाएगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा ना, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना। जैसे आज से फॉर्म ओपन हो गया है, आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करें। सेंटर जो है वो आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। सबसे ज्यादा मतलब बच्चों का सबसे बड़ा, आज मेरी बात हो रही थी मेरे स्टूडेंट से, मेरी क्लास में जो पढ़ते हैं, तो कुछ का कहना था, सर उत्तराखंड में तो बड़ी कम वैकेंसी आती है और हम कैसे अप्लाई करें। बट मेरा मानना है कि आपको अगर एक भी वैकेंसी है, कहीं पे भी किसी स्टेट में सिर्फ एक वैकेंसी भी आ रही है, तो आप कॉन्फिडेंटली जाइए और एग्जाम दे के आइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यू नेवर नो, वो एक सीट आप अपने नाम कर सकते हैं। तो बेहतर है आप सीट्स को मत देखिए कि सीटें ज्यादा हैं या सीटें कम हैं। कई बार क्या होता है, जहाँ सीटें ज्यादा होती है वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और जहाँ कम सीटें हैं वहाँ आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वो सीट आप अपने नाम कर लेते हैं। तो बेहतर है आप सब लोग, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग अप्लाई करें और अच्छे से तैयारी करके पेपर देने जाएं। आइए देखते हैं सीटों के बारे में। 16 सीट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 7 हैं। उत्तराखंड के हिसाब से ज्यादा है, मैं पहले कह दे रहा हूँ, कई बार इतनी भी वैकेंसी नहीं आती। उत्तराखंड के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उत्तराखंड की, उसके लिए 4। उत्तराखंड के शेड्यूल ट्राइब है 1। उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं उनके लिए 3, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 1। तो ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ उत्तराखंड के लोकल लोगों के लिए है, बाहरी लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आप सब लोग जनरल कैटेगरी में हैं। जनरल कैटेगरी की सीट कितनी है? 7 है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं है उत्तराखंड को देखते हुए, क्योंकि छोटा सा स्टेट है। और वहां के हिसाब से ठीक है। अकॉर्डिंगली ये फीमेल की सीट्स रिजर्व है। अनरिजर्व में 2 सीटें हैं। देन शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है। ट्राइब में एक भी रिजर्व सीट नहीं है। ओबीसी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में एक भी रिजर्व सीट नहीं है। ये पे स्केल होगी आपकी सिलेक्शन के बाद।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जज बनने के लिए? आपको क्या होना चाहिए? कौन सा ऐसा स्पेशल एलिजिबिलिटी है जो कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन या अगर हाई कोर्ट करवा है तो वो आपसे क्या सीख करता है? वो सारे स्टेट में सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो स्पेशल चीज क्या है कि आपको एलएलबी होना चाहिए सबसे पहले तो। देखो यहाँ पे लिखा ना, विधि स्नातक, एलएलबी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। वही एक स्पेशल विंग है जो जज बनने के लिए आपको, जो उड़ान भरने के लिए आपको जरूरी रहता है। देन देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान, क्योंकि हिंदी भाषी स्टेट है तो आपको हिंदी तो आना ही चाहिए। उत्तराखंड में, उत्तराखंड हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया, बिहार हुआ, एमपी हुआ, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको हिंदी आना चाहिए। और साथ में उत्तराखंड में एक एक्स्ट्रा है, कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर ऑपरेट करने आना चाहिए। आपके पेपर में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और कंप्यूटर का एक अलग टेस्ट भी होता है। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे होता है ये पता होना चाहिए। और ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप एक दिन में सीख सकते हैं ये सारी चीजें। एज का कितना है? तो एज की जो है, कैंडिडेट की मिनिमम एज 22 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो अगर आप 22 साल से कम उम्र के हैं, ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 35 से ज्यादा हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्हें अकॉर्डिंगली छूट दी जाती है। एज में, एज के क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलता है उन्हें। अब देखिए, नेशनैलिटी में इंडियन नेशनल आप हो सकते हैं, आप तिब्बत रिफ्यूजी हो सकते हैं जो भारत में रह रहा है, ठीक है, ये सब लोग हो सकते हैं। कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो एक सरकारी सेवा में, या मैं कहूँ एक अधिकारी बनने के लिए एप्ट कैरेक्टर, किसी तरीके का कोई केस वेस भी जनरली कोशिश करें कि ना हो, अगर हो गया तो उसका डिक्लेरेशन भी जरूरी है कि आप उसको डिक्लेयर कर दें। तो एक प्रॉपर, एक आपसे, अगर आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका कैरेक्टर, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? अगर बाइगेमस मैरिज है आपका, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, या कोई भी ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी पहले से एक या उससे अधिक पत्नी, दे आर नॉट एलिजिबल। मतलब अगर बाइगेमस मैरिज है आप लोगों का, कोई भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दे विल नॉट बी एलिजिबल और कंसीडर्ड फॉर दिस पोस्ट। शारीरिक योग्यता में किसी भी तरीके की कोई ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो आपकी ड्यूटी को हिंडर करे, जो आपको इस पोजीशन पे लेके आए कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी दी जा रही है वो आप नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसी कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है आपको जिससे आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रस्तुत करेंगे। रिजर्वेशन के बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो भी रिजर्वेशन है वो उत्तराखंड के लोकल लोगों के लिए ही अवेलेबल है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाएं, उस पर क्लिक करें, मेन्यू बार में जाएंगे, देन वहां पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। वहां एडवर्टीजमेंट की डिटेल, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा कुछ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई में क्या करना होगा? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन पासवर्ड जनरेट करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट होने पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे भरेंगे। और फिर साथ में वेरीफाई भी करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें से कुछ गलत नहीं है, वो सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन। और अगर कुछ गलत निकलेगा तो यू विल बी एलिजिबल फॉर पनिशमेंट, जो कुछ भी पनिशमेंट। एडिट करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आप एडिट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूरे होने के बाद फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक मैसेज आएगा, और उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन क्लिक करेंगे दोबारा से। अपना बाकी का जो प्रोसीजर रह गया है, फॉर्म में जो भी डिटेल रह गया उसको भरने के लिए। लॉगिन करने के पश्चात एजुकेशनल डिटेल में आप अपनी एजुकेशनल डिटेल डालेंगे। फिर पोस्ट इन्फॉर्मेशन के जो भी पोस्ट है आपकी उस पर टिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के में सबसे पहले हाई स्कूल का डिटेल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल डालेंगे। अपलोड इमेज पे जाएंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे। एडिट करना चाहते हैं तो आप वापस जाके चीजों को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड कर लिया। अच्छा, ऊपर आपको एलएलबी की भी डिटेल देनी पड़ेगी। प्रोसीड करने के बाद पेमेंट डिटेल पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट कर देंगे तो रिसिप्ट आ जाएगा आपका। उस रिसिप्ट को आप चाहें तो आप सेव भी कर लें, आप प्रिंट भी कर लें, जैसा भी है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी वहां से करके अपने पास जरूर रख लें, आगे ये काम आता है। अगर आपके एप्लीकेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करेंगे कि उस एप्लीकेशन को कैंसिल करके फिर से एप्लीकेशन भरेंगे, सेम प्रोसीजर को अपनाते हुए। आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। और जब एक बार आप फाइनली सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को, तो उसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सबमिशन से पहले बहुत ध्यान से पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे कि आपने क्या भरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे। अब परीक्षा शुल्क क्या है? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से जमा किया जा सकता है। उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, प्रोसेसिंग शुल्क, टैक्स सहित प्रत्येक श्रेणी हेतु ₹22.30 है। यही फीस है आपकी। बड़ा सस्ता है उत्तराखंड, अच्छा है, एकदम बढ़िया सस्ता, कम पैसों में। एक तो बेचारे सारे कैंडिडेट्स हैं, घर से पैसा लेना है, या कोई जॉब करके भी कर रहा है, तो यार इट इज डिफिकल्ट ना, 1,000, 2,000, 1,500 का फॉर्म। तो उस हिसाब से आई 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 रियली एडमायर। रजिस्ट्रेशन के पश्चात मोबाइल नंबर को एडिट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये है आवेदन शुल्क। ये जो ऊपर था वो आपका प्रोसेसिंग फीस था। आवेदन शुल्क ये भी बट स्टिल सस्ता है, 150 रुपए में। आप क्या है, रिजर्व कैटेगरी 150 रुपए, ईडब्ल्यूएस 150 रुपए, प्लस ये जो आपका है प्रोसेसिंग फीस मिला के टोटल इतनी फीस आपको भरनी है। ठीक है, सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं, भर ली। अब आते हैं यहाँ, उत्तराखंड का सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, वो ज्यादा जरूरी है ना। इतना सब कुछ हमने देख लिया, अब ये भी तो देख लें कि भैया पढ़ना क्या है हमें। तो पढ़ने के लिए यहाँ पे अगर हम अपेंडिक्स 2 में आए, अपेंडिक्स 2 नीचे जाने पे ही हमें मिलेगा। ये तो देखिए सेंटर है, पहले तो मैं एक बार दिखा दूं सेंटर कहाँ कहाँ है। अल्मोड़ा सिटी कोड 1 है, बागेश्वर सिटी कोड 2 है, चंपावत सिटी कोड 3 है, हल्द्वानी सिटी कोड 4 है, खातिमा सिटी कोड 5 है, रुद्रपुर सिटी कोड 6 है, पिथौरागढ़ सिटी कोड 7 है, 8 देहरादून है, सिटी कोड 8 है, 9 गोपेश्वर सिटी कोड 9 है, हरिद्वार सिटी कोड 10 है, और न्यू तहरी सिटी कोड 11 है। इस तरीके से देखिए आपको ये सिटी कोड भरना रहेगा। वहां पे टोटल 14 सेंटर्स हैं। रुद्रप्रयाग 12, श्रीनगर 13, और उत्तरकाशी 14, ये सिटी कोड्स हैं। आप जब भी सेंटर अपना भरेंगे तो इन कोड्स में से जो भी आपको सुटेबल लगता है, आप वो सारे के सारे सिटी कोड्स जितना भी मांगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा सबको ही पता है, मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी इन पेपर्स के बारे में बात किया है। 3 स्टेज के पेपर होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। वही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है।
मेंस रिटन में होता है, और बाद में फिर इंटरव्यू होता है, ओरल होता है। सिलेबस देखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस। अब देखो, प्रिलिमिनरी का क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो आपको ओएमआर शीट पे फिल करना होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो ओएमआर शीट आपको मार्केट में मिलेगी, ले लीजिए, और जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो ओएमआर शीट पे ही सॉल्व करें, जिससे वहां पे जाके मेन एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आपको सर्कल करना हो तो गलत ना कर दें। पता चला कि आपको नंबर 2 में आंसर टिक करना है, आप 3 में कर दिए, क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं था। तो मार्केट से ओएमआर शीट लीजिए और घर पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक। आगे प्रश्न पत्र में भाग, दो पार्ट होगा प्रिलिमिनरी में। पहला जनरल नॉलेज का होगा 50 मार्क्स का, और दूसरा लॉ का होगा जो 150 मार्क्स का। तो टोटल 200 का पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर जो 50 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर 150 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछेगा, तो भारत और विश्व की, विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी। सबसे पहले तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पेशली लीगल जनरल नॉलेज, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वजमेंट आप देख लेंगे, है ना। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, तटस्थता, नवीनतम का लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले। परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे। देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो पेपर 1 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और करंट अफेयर्स ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। उसके बाद लॉ का पेपर जो सेकंड पेपर है 150 नंबर का, वो तो बड़ा छोटा सा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस, फिर सीआरपीसी, ठीक है, आईपीसी और सीपीसी। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सब्जेक्ट। बहुत इजी, बहुत छोटा सा पेपर है, चाहे आप पेपर 1 को कह लीजिए, पेपर 2 को देख कह लीजिए, पेपर बड़ा छोटा सा है। अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही पेपर अच्छा होगा। सीटें कम है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो ध्यान ये रखना। और उत्तराखंड का पेपर जिन लोगों ने भी दिया या पेपर देखा है, आपको पता होगा बेर एक्ट फोकस्ड आता है, स्पेशली इंडेक्स बहुत पूछा जाता है। तो बस रट के जाना है वहाँ पे। अगर अच्छे से रट लिया बेरेक को, तो पेपर अच्छा जाना है, उसकी तो गारंटी। मेंस का पेपर अगर देखें तो मेंस का पेपर आप लोगों को पता ही है, रिटन में होता है, और उसके मार्क्स भी सामने दिख रहे हैं प्रेजेंट डे। ये जो है ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, जनरल स्टडी से रिलेटेड है, बात करते हैं। 150 नंबर का होता है। लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स का होता है। सब्सटेंटिव लॉ 200 मार्क्स, एविडेंस एंड प्रोसीजर 200 मार्क्स, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल 200 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, एंड फिर ये लास्ट वाला स्टेज है वाइवा का, ये 100 मार्क्स का होता है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद की बात है। अब आइए मेंस देखते हैं, ये पेपर्स के बारे में ना, जो प्रेजेंट डे वाली जो बात लिखी थी उसका क्या मतलब हुआ, जो फर्स्ट पेपर मेंस का है, उसका क्या मतलब गया। तो देखो, ये लिखा है, यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रक्रिया प्रक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधि क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे, जो मुख्यतया विधि शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन, इन विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे। तो मुख्य परीक्षा या वर्तमान परिदृश्य का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट डे का क्या मतलब हो गया। इंटरनेशनल लॉ, चाहे वो स्टैटिक है या करंट, जो कुछ भी है वो आपको पढ़ के जाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाना है, देन आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के जाना है, और करंट से रिलेटेड बाकी भी जितने चीजें नेशनल इंटरनेशनल वो देख के जाएंगे। लैंग्वेज जो सेकंड पेपर है, अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जाएगा, और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसका अनुवाद न्यायालय में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें। एक इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, 30 मार्क्स का होगा। उसी प्रकार हिंदी का एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होगा, 30 मार्क्स का वो भी होगा। साथ ही प्रेस से राइटिंग होगी,
वो 40 मार्क्स की टोटल 100 मार्क्स हो गया। इजी है, लैंग्वेज का पेपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। अब देखो, जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है उसके बारे में, जो थर्ड पेपर है, विधि प्रश्न पत्र एक मुख्य विधि, उसमें क्या क्या है? संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस, फिर इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारी चीजें पेपर वन में पूछी जाएंगी। पेपर टू में प्रक्रिया और साक्ष्य है तो सीपीसी हो जाएगा, सीआरपीसी हो जाएगा और एविडेंस हो जाएगा। उसके साथ आपको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग वाला भी देखना है ना, कि जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है, ऑर्डर राइटिंग करने कैसे करनी है, इशू फ्रेम कैसे करने हैं, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, ये सारी चीजें हम देख के जाएंगे। फिर राजस्व और दांडिक में इसमें क्या हो जाएगा कि जो उत्तराखंड के लैंड रेवेन्यू है और उसके बाद आईपीसी ये आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, यूपी ZLR, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद एक कंप्यूटर का पेपर होगा 100 मार्क्स का, बेसिक। ये सारी चीजें हैं, विंडोज एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, कोई भी सीख लेगा आराम से, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो हमारे, जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका एक 100 मार्क्स का वाइवा होगा। ये वाइवा होता क्या है, बहुत से लोगों के अंदर ना ये दिमाग में रहता है कि अच्छा वाइवा जो है वो नॉलेज टेस्ट है। वाइवा इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, वाइवा इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। What is your perspective towards other things? How much you are aware about current happenings? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वाइवा उसी के लिए, जब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, सबको पता है कि आपको लॉ आता है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको अपडेट रहना पड़ेगा उसके लिए भी। बट लॉ, वाइवा इज नॉट अबाउट योर लीगल नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, चेकिंग योर पर्सनालिटी। तो इस तरीके से आज हमने एनालिसिस किया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये। साथ में मेरी लाइव क्लासेस भी चलती हैं सब्जेक्ट को लेके, आपको पसंद आए तो आप वो भी देख सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स में मेरी वीडियोस भी हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आऊंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।